नमस्कार, डिटेक्टिव देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार। डिटेक्टिव दूर जुर्म की दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाता है। समाज में होने वाले हर गुनाह से आपको आगाह करता है ताकि आप भी सुरक्षित रहें, सावधान रहें। डिटेक्टिव में आज सबसे पहले बात सागर के रहने वाले उस परिवार की जिसे जब पुलिस का साथ नहीं मिला तो उस परिवार को इंसाफ पाने के लिए मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाना पड़ा। मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी। क्या हुआ था उस परिवार के साथ और उस परिवार ने सागर पुलिस पर क्या आरोप लगाए हैं, आप भी देखिए। ये परिवार पिछले 2 हफ्ते से इंसाफ के लिए भटक रहा है। इंसाफ इसी परिवार के अपने की एक मौत का, वो मौत जो फिलहाल हादसे और हत्या के पीछे उलझी हुई है और जिसका सच जानने के लिए इस परिवार को सूबे के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। गृह मंत्री के पास गए, मुख्यमंत्री के पास भी गए थे। हाँ, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए किसको? यहाँ पाके एसपी साहब। तो एसपी साहब से मिले आप? मिले। क्या बोले एसपी साहब? तो कह रहे कार्रवाई होगी आप। मामला सागर के बेगमगंज इलाके का है। इसी इलाके का रहने वाला बिमलेश 17 तारीख को अचानक लापता हो गया और फिर करीब 3-4 दिन बाद बिमलेश का शव इलाके में एक कुएं में पड़ा मिला। परिवार के मुताबिक सोनू नाम का एक शख्स उसे अपने साथ ले गया था। इसके अलावा उसी दिन बिमलेश का कुछ लोगों के साथ झगड़ा होने की बात भी सामने आई है। सोनू लेके आया था जबरदस्ती हमें, तो सोनू पे और 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी रूप सिंह भागचंद से, सो उन घरे भी मारो। तो फिर 2 दिन बाद जो सोनू लेके यहाँ गाओ बेगमगंज की कह के सो सागर लोआ ले आओ। फिर नहीं हमें पता वो दिन से कि इन कहाँ मरवा कर फेंकवा दाओ के का। बिमलेश की डेड बॉडी कुएं में मिलने के बाद परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए स्थानीय थाने में हत्या का केस दर्ज करवाना चाहा, लेकिन परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, जिसके बाद मजबूरन परिवार को इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री के पास जाकर गुहार लगानी पड़ी। मुख्यमंत्री से मिले निर्देश के बाद अब सागर पुलिस ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। ये मर्ग कायम हुआ है थाना मोती नगर में और उसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। जो मृतक का शव है एक कुएं में मिला था, तो इसमें जो शव की जांच की गई है तथा आगे जो अन्य टेस्ट किए जाते हैं उनकी जांच रिपोर्ट अप्राप्त है। जांच रिपोर्ट आने के बाद में उस पर निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा और उसमें तदनुसार कार्रवाई की। बिमलेश के साथ क्या हुआ, उसकी हत्या हुई या वो किसी हादसे का शिकार हुआ था, ये तो अब पुलिस को पता करना है। लेकिन इस मामले में इंसाफ पाने के लिए परिवार को जिस तरह से संघर्ष करना पड़ा, शुरुआत में जिस तरह से पुलिस ने पीड़ित परिवार की गुहार को अनसुना कर दिया, उसने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर लगा दिया है। अतुल अग्रवाल, जी मीडिया, सागर। और चलिए अब बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर एक पुलिस वाले का नौजवान बेटा पिछले 2 दिन से लापता है। उसकी कहीं कोई खोज खबर नहीं मिल रही। घर वालों को आशंका है कि उनके बेटे का अपहरण हुआ है। हालांकि उनके पास अभी तक किसी भी तरह की फिरौती का कोई कॉल नहीं आया है। अब पुलिस इस पूरे मामले को जांच में ले रही है और लापता मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है। ग्वालियर के गोल पहाड़ियां इलाके में अपने परिवार के साथ रहने वाले संजय का बीते मंगलवार से कहीं कोई अता पता नहीं है। संजय मंगलवार को किसी दोस्त के बुलाने पर घर से निकले थे, लेकिन फिर वापस घर लौटकर नहीं आए। घर वालों ने हर जगह संजय को तलाशा, लेकिन जब संजय का कहीं कोई सुराग नहीं मिला तो रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी गई। एक लड़का आया उसको बुलाने और बुला के ले गया। जब से गायब है, हमने सारे रिश्तेदारों में, सारे दोस्तों में पता कर लिया,
अभी तक कोई पता नहीं लगा है। ऐसी शंका है कि उसको कोई पहला फंसाकर अपहरण कर लिया गया। संजय का अभी कहीं कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन उसके पिता को आशंका है कि उनके बेटे को किडनैप किया गया है। हालांकि अभी तक किसी तरह की फिरौती की कोई कॉल संजय के घर वालों के पास नहीं आई है। संजय के पिता खुद एमपी पुलिस में हैं और इस वक्त ग्वालियर के तिघरा थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। फिलहाल पुलिस ने संजय की तलाश शुरू कर दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी मां से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद थाना में गुमनाम दर्ज कर लिया गया है जनकगंज में, और उसकी तलाश जारी है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। संजय की गुमशुदगी इस वक्त एक पहेली है। तहकीकात में पता चला है कि संजय का किसी बात को लेकर मां के साथ झगड़ा भी हुआ था। ऐसे में सवाल ये कि क्या संजय गुस्से में बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर कहीं चला गया, या फिर जो आशंका घर वाले जाहिर कर रहे हैं उसमें कुछ दम है। फिलहाल इन सवालों का जवाब ग्वालियर पुलिस को तलाशना है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। उधर बेटे के लापता होने के बाद थाने से मदद न मिलने से दुखी होकर हेड कांस्टेबल राम अवतार यादव ने गुरुवार को एसपी से गुहार लगाई। राम अवतार का कहना है कि उनके बेटे संजय का अपहरण हुआ है, लेकिन टीआई ने इस मामले में सिर्फ गुमशुदगी का केस दर्ज कर अपने हाथ खड़े कर दिए। पीड़ित की शिकायत सुनने के बाद एसपी ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। ऐसा लगता है कि संख्या ऐसी जा रही है कि अपहरण इसका हुआ है। क्या बच्चा आपका थोड़ा सा हाँ, कम बोल पाता है, 80% बोलता। अभी एस साहब से मैं मिला था, थाना जनकगंज ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो एस साहब से मिला तो एस साहब ने अभी मेरे को आश्वासन दिया और तत्काल कार्रवाई के लिए बोला है। इसमें एक गुमशुदगी की शिकायत जनकगंज में प्राप्त हुई थी, जिसमें जो गुमशुदगी कायम किया गया है। आवेदक का कहना है कि उसके बेटे की उम्र लगभग 24 साल है और उस थोड़ा मंदबुद्धि है और बोलने में असमर्थ है। इस कारण से उसमें गुमशुदगी कायम करके पुलिस उसमें तलाश कर रही है। उसमें अभी हालांकि जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में उसमें तलाश की जा रही है। ग्वालियर में एक छात्र की खुदकुशी सवालों में घिर गई है। इंजीनियरिंग करने वाले उस छात्र ने अपने कमरे पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? खुदकुशी करने से पहले छात्र ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है, लेकिन पुलिस उस छात्र के मोबाइल को जब्त कर उसकी जांच करवा रही है ताकि उस स्टूडेंट की मौत की वजह सामने आ सके। कपिल सोलंकी, तस्वीरों में दिखने वाला ये युवक अब इस दुनिया में नहीं। कपिल ने खुदकुशी की है, अपने ही हाथों अपनी जान दे दी है। ग्वालियर के थाटीपुर इलाके में रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र कपिल की लाश बुधवार शाम उसी के घर में मिली। बुधवार को कपिल का छोटा भाई करण मार्केट गया था। जब वो बाजार से लौटकर आया तो कपिल फांसी पर लटका हुआ था। 4:30 बजे मृतक का छोटा भाई करण नाम का थाने पर दौड़ के आया कि मेरे भाई ने फांसी लगा ली है। तो इस सूचना पर मैं फोर्स के घटना स्थल पर पहुंचा तो वहाँ पर कपिल जिसकी आयु 21 वर्ष है, साड़ी से और गाटर से बांध करके फांसी पर लटका हुआ मृत प्राय पाया गया। तफ्तीश करने मौके पर पहुंची पुलिस को कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, लेकिन उसने कपिल का मोबाइल फोन जरूर जब्त किया है। पुलिस उसकी कॉल डिटेल और व्हाट्सएप के जरिए हुई बातचीत के रिकॉर्ड खंगालकर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कपिल ने ये कदम क्यों उठाया। उससे अभी तक केवल मोबाइल बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। कपिल के पिता मान सिंह सोलंकी पंचायत कोऑर्डिनेटर ऑफिसर हैं। बेटे की सुसाइड की खबर लगते ही बुधवार देर रात परिवार ग्वालियर शहर पहुंचा। फिलहाल कपिल के इस कदम पर परिवार वालों ने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। बताते हैं कि पीएससी वीएससी के चक्कर में ऐसा हो गया, अभी ठोस खबर नहीं है वरना क्या। हालांकि शुरुआती जांच के बाद ये जरूर सामने आया है कि कपिल ने प्री पीएससी की परीक्षा दी थी और हो सकता है पेपर खराब होने के चलते ही उसने ये आत्मघाती कदम उठाया हो, क्योंकि परीक्षा के इस दौर में छात्र पढ़ाई और रिजल्ट के तनाव में अक्सर इस तरह के आत्मघाती कदम उठाते हैं।
जो कॉलेजेज हैं, जो स्कूल्स हैं, जो कोचिंग्स हैं, उसमें भी कई बार बच्चों को काउंसलिंग नहीं दी जाती है। मुख्यतः 8th 9th के बाद इस तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत रहती है, जिस कारण इस तरह की घटनाएं हुई हैं। शहर में भी 1-2 घटनाएं हुई हैं जिसमें बच्चे, लेकिन इस तरह की घटनाओं का हम दौर देखें तो किसी एक शहर और एक क्लास तक सीमित नहीं है। ये 8th 9th से लेकर के इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स तक ये समस्या है। आवश्यक है कि अभिभावकों के स्तर पे, गार्जियंस के स्तर पे, कोचिंग संस्थान जो चलाती हैं उनके स्तर पे इस तरह की काउंसलिंग भी हो कि बच्चे अनावश्यक तनाव और प्रतिस्पर्धा के कारण इस तरह के कदम न उठाएं। कपिल की सुसाइड के पीछे का सच तो अब पूरी जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन उसके इस कदम की वजह से एक परिवार ने अपने घर का चिराग, अपना एक होनहार बेटा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। कपिल का ये खौफनाक कदम उसके परिवार को ताउम्र सालता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए डिटेक्टिव में अब बात करते हैं मौत के उस सामान की जो किसी बड़ी साजिश, किसी बड़ी तबाही का सबब बन सकता था, लेकिन उससे पहले उस सामान को जब्त कर लिया गया। लेकिन क्या है मौत का वो सामान और कहां से बरामद हुआ, देखिए डिटेक्टिव की ये रिपोर्ट। सिंघत से पहले सुरक्षा की चुनौती, आतंकियों के निशाने पर सिंघस्थ कुंभ। एक तरफ शिवराज सरकार सिंघस्थ कुंभ को लेकर तैयारियों में जुटी है। तमाम तरह के सुरक्षा के इंतजामों का दावा भी किया जा रहा है। और तो और सिंघस्थ कुंभ को सफल बनाने के लिए खुद राज्य के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने प्रदेश सरकार का बजट पेश करते हुए 298 करोड़ की राशि सिंघस्थ के आयोजन के लिए देने की घोषणा की। लेकिन इन तमाम दावों को चुनौती भी लगातार ही मिल रही है। उज्जैन में पुलिस की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। महिदपुर पुलिस ने चौकन्नापन दिखाते हुए सोगानी कॉलोनी में खड़े एक ट्रैक्टर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। इसमें 50 जिलेटिन की छड़ें, 50 डेटोनेटर के अलावा मैग्नेट बॉक्स और इलेक्ट्रिक तार भी पुलिस को मिली है। और पुलिस ने विस्फोटक के साथ 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। इसमें 50 जिलेटिन है, 50 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है और इलेक्ट्रिक वायर है, मैग्नेट बॉक्स है जी। और ये एक ट्रैक्टर है MKF 8016, इसका जो चालक है नारायण लाल, ये रहने वाला है आपका रुदागड़ा थाना झाड़ला क्षेत्र का। और दूसरा जो मुनीम है उसका नाम है मोहन कुमार। पुलिस के चौकन्नेपन ने एक बड़ा हादसा तो बचा लिया, लेकिन सवाल ये कि अगर चूक हो जाती तो क्या होता। खुद पुलिस भी इस बात को मान रही है कि अगर गलती से भी धमाका हो जाता तो 500 से 600 मीटर के इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिल सकता था। ये क्या रियासी क्षेत्र में ट्रैक्टर खड़ा था, तो वहाँ से सामान जब्त किया। हाँ, यदि विस्फोट होता तो कम से कम 500-600 मीटर के एरिया घेरता है। खुद एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इतनी जिलेटिन की छड़ें और डेटोनेटर तबाही मचाने के लिए काफी है। अगर असुरक्षित तरीके से ले जाया जाता है तो जनहित में जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इससे जैसे पेटलाबाद वाला कांड हुआ है उसी तरीके से ये भी हो सकता है जनहित में। सिंघस्थ को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकन्नी है। दूसरी तरफ सरकार भी सिंघस्थ के सुरक्षा को लेकर संजीदा है। लेकिन उड़ीसा के राउरकेला से गिरफ्तार 3 आतंकियों ने पूछताछ में खुलासा किया था कि सिंघस्थ कुंभ में बड़ी तबाही मचाने की इनकी योजना थी। पुलिस ने इनके पास से मेला स्थल का नक्शा और कई दस्तावेज भी बरामद किए थे। ये तीनों छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बैंक लूटकर फंड जुटाना चाहते थे और ये तीनों खंडवा जेल ब्रेक कांड में भी शामिल थे। ऐसे में सिंघस्थ के आयोजन से पहले शहर में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक का पकड़ा जाना सरकार के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चुनौती को बढ़ा रहा है। आनंद निगम, जी मीडिया, उज्जैन। और मौत के सामान के बाद अब बात एक और साजिश की। यह साजिश भी बेहद बड़ी थी और अगर इसे अमली जामा पहना दिया जाता तो इस वक्त इंदौर पुलिस एक बेहद सनसनीखेज वारदात की तफ्तीश करने में जुटी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या थी वो साजिश और किसने रची थी, और फिर पुलिस के हाथ उन अपराधियों तक कैसे पहुंचे, रिपोर्ट देखिए। इन हथियारों को देखिए जिनके दम पर इंदौर शहर में दहशत फैलाने की साजिश रची गई थी। इन हथियारों के दम पर इंदौर शहर में लूट की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाना था। लेकिन ऐसा कुछ हो पाता उससे पहले इस साजिश का खुलासा हो गया और इसे रचने वाले शातिर
पहुंच गए सलाखों के पीछे। जी हां, पुलिस के हत्थे आए ये सब के सब शातिर लुटेरे हैं जो इंदौर शहर में लूटपाट करने का मंसूबा रखते थे। हथियारों के दम पर ये एक पेट्रोल पंप पर डाका डालना चाहते थे, लेकिन पुलिस को मुखबिर से खबर मिली और फिर दबिश देकर पुलिस ने इन सभी लुटेरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हीरानगर द्वारा डकैती की तैयारी करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनको ये सूचना मिली कि कुछ लोग ITI ग्राउंड में डकैती की योजना बनाते हुए बैठे हुए हैं, तो इन्होंने अपनी टीम के साथ दबिश दी। तो वहाँ कुल 7 लोग थे, जिसमें 6 अपराधी को मौके पर इन्हें गिरफ्तार करने में सफलता मिली। इन बदमाशों में से कुछ इनामी बदमाश भी शामिल हैं जो इंदौर शहर की कुख्यात गैंग्स के साथ जुड़े हुए थे। इससे पहले भी ये बदमाश कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। सभी अपराधी शातिर किस्म के हैं, इनके सबके क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। 1-2 को छोड़कर बाकी सभी कहीं न कहीं किसी न किसी गंभीर अपराध में, लूट में, मारपीट में आदि अपराधों में इन्वॉल्व रहे हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हमारे पास प्राप्त हो चुका है और इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब इनसे गहराई से पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह का पूरी तरह से खुलासा हो सके। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह को ये अवैध हथियार कौन और कैसे मुहैया करवाता था। शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में DRM दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि राजस्थान में सवाई माधोपुर के इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर मिले एक खत में यह धमकी दी गई और पत्र में पश्चिम मध्य रेलवे जोन के महाप्रबंधक रमेश चंद्र को कोटा डिवीजन के दौरे पर नहीं आने को कहा गया। इसके साथ ही साथ बात नहीं मानने पर पश्चिम मध्य रेलवे के जोन दफ्तर और कोटा में DRM के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। खत मिलने के बाद से ही पश्चिम मध्य रेलवे के सभी स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और रेल प्रशासन का कहना है कि इसकी जानकारी मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को दे दी गई है। इसके साथ ही साथ सभी स्टेशन पर अलर्ट जारी किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है। हमने उन्हें ऑलरेडी स्टेट को बता दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट अपने जो भी स्टेप लेना है ले रही है। साथ में हमारे RPF भी उनके टच में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और रही बात है रेलवे का काम, तो वो एज यूजुअल चलता रहेगा। मुरैना पुलिस ने लगभग 9 लाख रुपए कीमत के पाम ऑयल ट्रक लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस लूट में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही साथ पाम ऑयल से भरे ट्रक को भी बरामद कर लिया गया। दरअसल 28 फरवरी की रात मुरैना के इंडस्ट्रियल एरिया के पास से पाम ऑयल से भरा ट्रक ग्वालियर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन 14 टोल क्रॉस करने के बाद एक बोलेरो गाड़ी सवार कुछ बदमाशों ने इस ट्रक को लूट लिया था, जिसके बाद अब पुलिस ने इस लूट का खुलासा कर दिया है। और चलिए अब बात भिंड की करते हैं, जहां पर देहात थाना क्षेत्र में रेत माफिया ने खनिज विभाग की टीम पर एक बार फिर से हमला कर दिया। रेत माफिया ने करीब आधा दर्जन राउंड हवाई फायरिंग की और दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना के बाद देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल खनिज विभाग की टीम ने आज देहात थाना क्षेत्र के सीतानगर इलाके में अवैध रेत से भरे 5 ट्रैक्टर जब्त किए, जिसके बाद छुड़ाने मौके पर रेत माफिया पहुंच गए और दबंगई दिखाते हुए खनिज विभाग की टीम के साथ बदसलूकी की और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर को उसने झिझक के नीचे उतार दिया और खुद के ड्राइवर को बिठा के भगाने की कोशिश की। इसी बीच TI साहब और हम लोगों ने उसको रोका और उसके बाद फिर जिला प्रशासन को अवगत कराया। पर्याप्त मात्रा में जिला प्रशासन मौके पर उपस्थित हुआ और उस ट्रैक्टर को मौके पे हम लाने में कामयाब हुए और मेरे साथ मौके पे रक्के भदौरिया द्वारा गाली गलौज किए गए। काफ़ी मोहल्ले के लोग आ गए और उन्होंने ट्रैक्टर को घेर लिया और बल के साथ भी अभद्रता करने की कोशिश की। तब फिर मैंने कंट्रोल रूम को पॉइंट दे करके वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके फोर्स को बुलवाया। फोर्स को बुलवाने के बाद में फिर हमने उसको समझाने की कोशिश की। समझाने के बाद में वो बोला कि नहीं ट्रैक्टर नहीं जाएगा और उसके ऊपर से उसने जो जान से मारने की नीयत से पुलिस के ऊपर भी फायर की। वही राजनांदगांव में अवैध निर्माण रुकवाना स्थानीय पार्षद को महंगा पड़ गया। शिकायत से नाराज परिवार के लोगों ने पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल पार्षद अस्पताल में भर्ती हैं। घटना वार्ड क्रमांक 35 में स्थित लखोली इलाके की है, जहां पर सतीश साहू और लोकेश साहू नाम के शख्स अपने घर से सामने की सीसी रोड पर अवैध तरीके से शौचालय का निर्माण कर रहे थे।
जिस पर वार्ड पार्षद पोषण साहू ने आपत्ति जताई और नगर निगम आयुक्त से शिकायत कर निर्माण कार्य रुकवा दिया। इसको लेकर विवाद हुआ और उसके बाद लोकेश, सतीश और उसकी पत्नी चंद्रिका साहू ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर पार्षद की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्लिनिक बंद करके लगभग 9:45 के आसपास में आ रहा था तो रोड में रोके, भैया हम लोग कैसे बनाएंगे आप बताओ। ऐसे करके अपने घर के पास ले गया और इधर उधर सब छुपे थे, तो लगभग 10 लोगों ने मिल करके बहुत मारा मुझे। पोषण साहू उनसे मारपीट की गई थी और उसमें 3 लोगों के नाम आए थे, हिंसा साहू, सतीश और चंद्रिका साहू, एक ही परिवार के हैं। और दरअसल कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं पार्षद निधि से, उस संबंध में कोई वाद विवाद की स्थिति बनी थी और उसमें आपस में मारपीट की गई है और हमने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया है। जशपुर में फाइनेंस कंपनी पर लोन के नाम पर अवैध रूप से वसूली का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि कुनकुरी थाना क्षेत्र के हराडाड गांव के रहने वाली देवमती नाग नाम की महिला ने अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने लोन पर 26% ब्याज वसूलने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के मैनेजर दिनेश साहू को हिरासत में ले लिया। दिनेश साहू का कहना है कि उनकी कंपनी लोन के रूप में लोगों को पैसे देती है, ये कोई चिटफंड कंपनी नहीं है। रुपया अलग से लिया गया है दस्तावेज के चार्ज के नाम से, बीमा के नाम से, लेकिन बीमा के नाम से पैसा लिया गया है, लेकिन बीमा के इनको कोई भी बीमा कंपनी का रसीद नहीं दिया गया है। जब तक बीमा कंपनी के द्वारा कोई रसीद नहीं दिया जाता है, इस संबंध में जांच की जा रही है। वहीं नरसिंहपुर में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के लोग ज्यादातर 4 पहिया वाहन को निशाना बनाते थे और जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी इन गाड़ियों का इस्तेमाल मादक पदार्थ की तस्करी के लिए करते थे। इतना ही नहीं, नंबर प्लेट बदलकर गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेचा गया था और पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अभी तक करीब 50 लाख की गाड़ियों की चोरी की बात कबूल की है। पूछताछ में कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।